नमस्कार साथियों, आज स्टूल की जांच के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। स्टूल की जांच कराते अपने मल की जांच कराते हो तो उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं, किन बीमारियों के लिए किया जाता है और इस रिपोर्ट को कैसे समझना है। मान लो आपने जांच कराई तो उस रिपोर्ट को कैसे आप समझें कि इसके अंदर क्या है, नॉर्मल है कि कोई इन्फेक्शन है कि कोई अंदर और बीमारी है, कोई पैरासाइट आ गया है, दस्त में किस तरह के स्टूल में बदलाव आते हैं। ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, एक पेशेंट की है। इनका स्टूल रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग RM बोलते हैं। एक स्टूल ऑकल्ट ब्लड भी होता है। ऑकल्ट ब्लड में सिर्फ ब्लड के बारे में पता चलता है स्टूल में, और रूटीन माइक्रोस्कोपी में लगभग सारी तरह की जो चीज़ें देखनी रहती हैं वो सब रहती हैं। अब 4 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। एक तो पस सेल, जिसका बड़ा होना इन्फेक्शन को बताता है। पैरामीटर्स तो काफ़ी सारे रहते हैं लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही काम के होते हैं। इसमें क्या होता है, पस सेल जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 0 से 5 होना चाहिए। मतलब नॉर्मली अगर किसी का स्टूल में कोई समस्या नहीं है तो 1-2 होगा। पस सेल बड़ा है मतलब कोई तरह की इन्फेक्शन हो गया। तो जो दस्त लगती है, दस्त के मरीज रहते हैं, या पेट के अंदर कोई सूजन है, कोई घाव बना हुआ है, जैसे कि मान लो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस है, या कई बार कुछ कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, हालांकि उसकी संभावना कम रहती है। तो उसमें ये पस सेल रहेगा। तो सबसे पहले पस सेल देखना है, आपके स्टूल में नॉर्मल होने चाहिए। और दूसरा ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, मतलब हीमोग्लोबिन जैसा अपन समझते हैं। आरबीसी अंदर वो हीमोग्लोबिन रहता है। तो अगर कहीं आंत के अंदर या छोटी आंत के अंदर या पेट के भी अंदर कोई घाव बन जाता है, कोई छाला बन जाता है, कोई ग्रोथ आ जाती है, तो ये बढ़ जाते हैं इस केस में। और इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। तो आरबीसी का बढ़ना इन्फेक्शन भी हो सकता है और अंदर कोई अल्सर भी हो सकता है। जैसे इसमें बढ़ा हुआ है तो अभी मोटे तौर पे देख के लग रहा है इन व्यक्ति को कि बड़ी आंत या छोटी आंत के अंदर कोई इन्फेक्शन है। अभी इन्फेक्शन अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, जो प्रोटोजोवा है उनसे भी होता है, फंगस से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कई तरह के पेट के अंदर, आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा फिर सिस्ट और ये ओवा, लार्वा, ये 3 चीज़ें और देखनी रहती है। क्या होता है कि आंत के अंदर कोई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है कई बार। जैसे इसमें स्कैरिस का इन्फेक्शन है तो स्कैरिस के इन्फेक्शन में हो सकता है कि आरबीसी और इसको बढ़ा दिया है, पस सेल्स को। ऐसे ही टेनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिस्ट का इन्फेक्शन मिलता है। कुछ लोगों के अंदर और भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं बड़ी आंत के अंदर, वो दिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूल एग्जामिनेशन की जब रिपोर्ट मिलेगी तो ये 4 पैरामीटर देखना है। इसके अलावा पीएच वगैरह भी देखना रहता है, म्यूकस देखना रहता है, कलर देखना रहता है, कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है जो डॉक्टर्स अपने हिसाब से देख के उसको समझते हैं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जब भी आपके अंदर स्टूल की जांच करवाई जाएगी आपकी, तो उसमें यही कुछ इम्पोर्टेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां हैं उन्हीं को देखा जाता है। स्पेशली कैंसर तो नहीं है, अगर ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में लिखा गया है तो सिर्फ ये देखने के लिए कहीं ब्लड तो नहीं जा रहा है, स्टूल के रास्ते ब्लड तो नहीं जा रहा है। स्पेशली अगर किसी का शरीर कमज़ोर हो रहा है, खून की कमी हो रही है, या पेट खराब रहता है उसका, या तो कब्ज हो जाती है या दस्त हो जाती है। ऐसे ही छोटे बच्चों में किया जाता है और बड़ों में भी किया जाता है स्टूल एग्जामिनेशन। जब ऐसा लगे कि कुछ हो सकता है कि आंत के अंदर या पेट के अंदर दिक्कत है, खाना नहीं पच रहा है, या कोई गठान सस्पेक्टेड है। तब कीमत की बात करें तो 150 रुपये में होगा। और इसके लिए कि जरूर ध्यान रखें कि इस तरह का कंटेनर आता है, ये ज़रूर ले लें। अपने घर से कोई भी चीज़ लेके ना जाएं, और स्पेशली ऐसी कोई चीज़ ना उससे ना रखें जिससे इब्जार होता हो, जैसे कि माचिस का जो तीलियाँ रहती है कोई, और काटन वगैरह की चीज़, उससे वो स्टूल उसमें इब्जार हो जाता है, उससे पैरामीटर्स जो हैं चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लैब के अंदर जाके और ये ज़रूर ले लें। स्पेशल कंटेनर रहता है, स्टेराइल रहता है, इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस नहीं रहता है। और कुछ केस में इसमें 10% फार्मेलिन भी डालने की ज़रूरत हो सकती है, अगर कुछ स्पेशल केस में, अगर जल्दी नहीं होता, कहीं भेजना वगैरह हुआ, तब की बात है। बहरहाल एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है, ये छोटा बच्चा है 9 मंथ का। तो जब बच्चों में किया जाता है तो मेन पस सेल देखना, आरबीसी देखना, और एक स्टार्च होता है और साथ में ओवासिस्ट भी। तो स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट होना मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना। इसका मतलब है कि आंत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को नहीं पचा रही है, और वो बड़ी आंत में जाता है या छोटी आंत में रहता है, उससे डायरिया हो जाता है। ऑस्मोटिक हम लोग डायरिया बोलते हैं। तो ये बच्चों में होता है कॉमन, इसलिए ग्लूकोज आपको देखना रहता है जब बच्चे की जांच करवाई जाती है कि उसमें शक्कर, ग्लूकोज या उसी को स्टार्च बोलते हैं, प्रेजेंट है कि नहीं।
इसके अलावा इसमें पस सेल नॉर्मल है, आरबीसी नॉर्मल है और कोई पैरासाइट भी नहीं है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पे स्टूल है तो इसको अगर जांचेंगे तो ये जैसे कि पेट होता है, इसके अलावा ये छोटी आंत है, यहाँ पे ऐसे कॉइल काफ़ी लंबी होती है और ये वाली बड़ी आंत है। तो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन मैंने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ हो सकता है, इसके अलावा कैंसर है, इसके अलावा कोई अल्सर है। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली देखने के लिए ये करवाया जाता है। और इसके अलावा भी दस्त और कब्ज के कोई कारण देखना हुआ, ये आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पैरासाइट है, उसके सिस्ट और ओवा है, ये अलग अलग स्टेज में रहते हैं। तो इस तरह से कुछ दिखते हैं। काफ़ी तरह के पैरासाइट हो सकते हैं। स्कैरिस का इन्फेक्शन है, टीनिया का इन्फेक्शन है, इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोरिटिका का है, जियार्डिया का है, ट्राइक्यूरा ट्राइक्यूरिस का है। तो मतलब काफ़ी तरह के पैरासाइट हो सकते हैं। जब बच्चे की वजन ना बढ़े, कभी दस्त बना रहे, ऐसा लगे कि खाना खाता है और इसका खाना नहीं पच रहा है और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है। अब एक तीसरी रिपोर्ट है, इसमें तो आकल्ट ब्लड देखना है। अब आकल्ट ब्लड पॉजिटिव है, मतलब उनके जो लेट्रिन का रास्ता है, मल का रास्ता है, उसमें से ये जा रहा है, खून और म्यूकस भी प्रेजेंट है। तो इसे बेसिकली आकल्ट ब्लड देखने के मतलब रहता है कि अगर ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तो एक कैंसर या कैंसर जैसी कंडीशन सस्पेक्टेड हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में ब्लड जाएगा आकल्ट ब्लड, इसके अलावा भी कोई घाव बनता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हम लोग बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या कोई और वजह से भी कोलाइटिस हो सकती है, एंटेराइटिस है, इसमें भी हो सकता है। इसके अलावा जो पाइल्स वगैरह की समस्या है उसमें हो सकता है, फिशर की समस्या में हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर है, या ऊपर की आंत में भी कहीं अगर ब्लीडिंग होगी तो आकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ जाएगा। और इसमें पसल भी थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, मतलब हल्का इन्फेक्शन भी है। और ये जो आकल्ट ब्लड केमिकल टेस्ट में आया है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी उसमें दिख रहे हैं। तो इसकी एक तरीके से ऐसा बोले वैलिड हो जाता है, पुष्ट हो जाती है कि भाई ये आकल्ट ब्लड जो उधर दिख रहा था केमिकल टेस्ट में, उधर माइक्रोस्कोपी में भी ये दिख रहा है। तो इस तरीके से इन पेशेंट के अंदर आकल्ट ब्लड है। मतलब अब इनको क्या कराना पड़ेगा, एक तो इनको सोनोग्राफी की जांच करवानी पड़ सकती है पेट की या आंत की, और दूसरा क्या होगा कि कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी ये करके, या एंडोस्कोपी, ये जांचें करके देखनी है कोई ग्रोथ वगैरह तो नहीं है। कुछ केसेस में सीटी एमआरआई कराने की भी जरूरत पड़ सकती है अगर कोई सॉलिड मास ग्रोथ दिखता है तो ये है इस टेस्ट के बारे में कैसे देखना है। अब ये जो स्टूल है, नॉर्मली बात करें तो जैसे सारे पैरामीटर्स होते हैं ये मोस्टली सब निगेटिव होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी नहीं होना चाहिए, आरबीसी नहीं होना चाहिए, पैरासाइट नहीं होना चाहिए था, बैक्टीरिया, वायरस या ओवा, सिस्ट ये सब नहीं होने चाहिए, आकल्ट ब्लड है ये भी निगेटिव होना चाहिए। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब ये बात हो रही है शुगर की, या इसी को स्टार्च बोलते हैं। तो बड़ों में तो कम कराया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं लेस देन 10 ईयर उनमें ही ज़्यादातर ये करा के देखा जाता है कि आंत अच्छे से पचा पा रही है कि नहीं पचा पा रही है। अब स्टूल टेस्टिंग का मैंने पहले ही बता दिया था किस लिए किया जाता है। तो आपकी जो पूरी आंत है वो काम अच्छे से कर रही है कि नहीं वो देखने के लिए, कोई डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कोई पैरासाइट है वो तो नहीं है, अच्छे से फैट वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं। क्या होता है अगर पैंक्रियाज खराब हो या गाल ब्लैडर में दिक्कत हो, आप निकलवा देंगे, या लीवर काम ना करे तो फैट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये डायरिया हो जाता है, मतलब दस्त लगने लगती है। इसके अलावा कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग है, या आंत के अंदर कोई छाला पड़ा हो, दस्त और कब्ज के जितने भी केसेस रहते हैं उनमें कराया जाता है। मतलब अब जिस किसी को दस्त और कब्ज रहती है, कुछ दिन इलाज 1 आध महीने 15 दिन दिया गया, अगर दवाइयों से आराम नहीं मिला तो फिर ये स्टूल टेस्ट करके यही सारी बातें, पैरासाइट देखना है या कोई अल्सर इन्फेक्शन, इस तरह की बातें देखी जाती हैं। तो स्टूल टेस्ट जब भी करवाएं या किया गया है कुछ भी, मतलब आपने कराया है, तो उसमें पस सेल्स पे फोकस रखना है, आरबीसी पे, इसके अलावा ओवा, सिस्ट जो पैरासाइट होते हैं, और एक ये जिसको स्टार्च भी बोलते हैं। तो ये 4 पैरामीटर से ज़्यादातर बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। और भी कुछ पैरामीटर होते हैं, मतलब एक ऐसी जांच है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पर 4 ये फोकस करेंगे तो बीमारी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये स्टूल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी।